हाँ जी, so today we are going to talking about the monthly magazine whose name is योजना। और मेरा नाम दीपक यादव और आज हम योजना मैगजीन को समझने की कोशिश करेंगे। योजना मैगजीन एक मंथली पब्लिश होने वाली मैगजीन है जो कि हर महीने हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इससे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो कि एक्सप्लेन करती है मंथली डेवलपमेंट को, मंथली स्कीम्स को, बहुत सारी टॉपिक्स को ये एक्सप्लेन करती है। तो आज हम इस योजना मैगजीन में रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है और क्या क्या चीज़ें मेंशन नहीं की हुई है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है, प्रो पीपल एंड द प्रो प्लेनेट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। द वर्ल्ड वी सी द टुडे इट मैनेज विद द कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट, क्लाइमेट चेंज, natural disaster, calamities, disease, financial uncertainty, and the equality. The global challenges affected the vulnerable, including children and the women are the most. It define the place of the okay, ठीक है। इसमें ये बातें बोली है कि आज के समय पे हमें बहुत सारे जो वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, माइग्रेशन देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, क्लामिटीज, डिजीजेज और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और जेंडर इनइक्वालिटी और फाइनेंशियल इनइक्वालिटी भी बहुत बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हमने ये भी नोटिस किया है कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है। इनके साथ बहुत सारा जो बहुत ही मतलब इनको अनसर्टेन और अनइक्वल स्टेटस में रखा गया है। और वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग डिसीजन मेकर, global communities, international organization, government and the civil society expected to collaborate to build for a better future for the pro people and the pro planet. तो जितने भी बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हम अब एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर कोलैबोरेशन से हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। तो उसी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी G20। तो हाल ही में हमने देखा था, तो जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आई हुई है। और G20 प्रेसिडेंस इज ए रियली ट्रांसफॉर्मेटिव एंड G20 इज वन अर्थ एंड वन फैमिली वन फ्यूचर इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये जो G20 है ये एक अफर्मेटिव एक्शन के लिए कोलैबोरेट किया गया था। हमने देखा कि पिछले लास्ट 8 डिकेड में हमने बहुत सारी कई वर्ल्ड वॉर्स देखने को मिली है, उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर हर्ट होते हुए दिखाई देते हैं हमें, और ग्लोबली वार्मिंग सिस्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि अगर किसी देश पे अटैक होता है तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिस्टम हो जाते हैं। ह्यूमैनिटी बहुत ब्रूटल लेवल पे वहाँ पर हर्ट होती है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अफेक्टेड हो जाती है। अगर मानो वहाँ पर परमाणु बम या फिर आइटम बॉम्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में हम सबसे बड़ी जो अफेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो पिछली बार जो परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था, आज तक वहां पर परमाणु बम की जो रेडिएशंस है वो देखने को मिलती है। तो इन्वायरमेंट भी इससे बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है और अफेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और वल्नरेबल हमने बात करी तो जो वुमेन्स है और जो चिल्ड्रंस है वो इस समय पे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रखे जाते हैं। और जो मिडिल कंट्रीज की जो इनकम है ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है। हाल ही में हमने देखा जो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन हुई थी। वो इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन हुई थी कि उन्होंने IMF से लोन लेने की उन्हें जरूरत पड़ गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक लास्ट और आखिरी स्टेप होता है किसी देश को फंड प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि वहां के लोगों को एक बेहतर जीवन को दे सके। तो IMF के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात भी करी है कि IMF का भी स्टैब्लिश्ड हुआ था। IMF जो है वो एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए फाइनेंशियल लोन लेने का एक लास्ट अथॉरिटी होती है। और अगर हम की फीचर्स की बात करें तो की फीचर में ये जो हमारी G20 का मेन उद्देश्य था वो ये था कि स्ट्रॉन्ग और सस्टेन वे में हम किसी भी कंट्रीज को आगे बढ़े।
हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए और दो देश के बीच में कोलैबोरेशन और उनके कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमें वर्क करती हुई, इफेक्टिव तरीके से वर्क करती हुई नहीं दिखाई देती। क्यों? जैसे हमने नोटिस किया, रसिया और यूक्रेन में भी वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी पड़ी है, और अभी भी हाल ही में इजराइल और फिलीपींस, ये दो कंट्रीज भी बहुत ही बुरी स्थिति में है, जहां पर हमें वहां के लोकल पीपल्स को हम एक्सप्लॉइट और बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हुए देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सच में इफेक्टिव है भी या नहीं है, या फिर ये लोग सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। कई कई जगहों पे ये भी बोला जाता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा टिल्टेड होती है देन कंपेयर टू द एशियन कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज का जो इनका टिल्ट होता है, इनके एक्शंस होते हैं, वो ज्यादातर इनके एक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ होते हैं, और एशियन कंट्रीज में इनका ध्यान थोड़ा सा कम होता है। तो अब G20 के बारे में बात करते हैं। G20 फॉर्म ऑफ द 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी। G20 जो है वो 20 लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री के साथ हुआ एक कोलैबोरेशन है, जिसको इस्टेब्लिश किया था 1999 में। इसका एम था, इसका पर्पस था रेस्पॉन्स ऑफ द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशिया की जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको मतलब उनके डिस्प्यूट्स पे एक्शन लेना। और हमने ये देखा कि जो 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आती है, और ये बहुत अच्छे से शो करता है कि इंडिया क्या सच में ग्लोबल साउथ की पावर बनने के लिए रेडी हो चुका है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में गिना जाता है। इंडिया विल बी द मेंबर ऑफ G20 एट 2006। जो इंडिया है वो G20 का मेंबर बन गया था 2006 में, और जिनका मेन एम था टू मैनेज द क्लाइमेट चेंज और टेरिटोरियज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और किसी भी देश की जो गरीबी रेखा से नीचे है उनकी मदद करना। ये G20 का मेन एम था। Nowadays, the G20 represent 80% of the global output, accompanied by 75% of the global export and the 60% of the world's population. तो हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो G20 है वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी है। G20 जो है वो 80% वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी का आउटपुट रखती है, और 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है, और 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इनके थ्रू कनेक्टेड है। तो हाल ही में अगर हम बात करें, जो G20 है, वो G20 में ऑल ओवर 19 कंट्रियां हैं, और जो 27 कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं वो G20 के अंदर गिनी जाती है। तो अगर हम बात करें, पहली कंट्री ब्राजील, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, मैक्सिको, इंडिया, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, टर्की एंड चाइना। तो ये होते हैं ऑल ओवर 90 कंट्रीज, और एक यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर आज 27 कंट्रीज का ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 20 से भी ज्यादा कंट्रीज कनेक्टेड है, और एक यूरोपियन यूनियन 19 से ज्यादा कंट्रीज कनेक्टेड है, और एक यूरोपियन यूनियन कनेक्टेड है, जिससे हम बता सकते हैं कि G20 कितने बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि स्टैब्लिश हुई थी 1999 में, जिसका एम था प्रमोट द ग्लोबल इकोनॉमी, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को प्रमोट करना और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, और दो देशों के बीच में कॉरपोरेशन करवाना, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को खत्म करवाना। हाल ही में अगर बात करें, तो G20 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को डील करती है, 85% ग्लोबल जीडीपी को गवर्न करती है, और 75% ये इंटरनल ट्रेड को भी गवर्न करती है। मेजर इकोनॉमिक्स लाइक यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ द G20। G20 एनुअल समिट पे होती है, और जिसकी लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट होते हुए मिलती है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि 2023 वाली जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास, इंडिया के पास आती हुई दिखाई दी है। और क्या ये इंडिया के पास जो लीडरशिप आई है, क्या ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की पावर रखता है?
तो वर्ल्ड इकोनॉमी के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर और जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर अगर यही पैरामीटर होते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए यही मेन चीजें होती है, तो इंडिया सच में इन एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता है। और अगर इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2007 तक का ये प्रोजेक्शन है इंडियन मॉनेटरी फंड का कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरेगी। उसके की इकोनॉमिक्स डिस्कस, इसका जो मेन एम होता है की इकोनॉमिक डिस्कस करना, ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करना सच एज ट्रेड, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज। और इस फोरम का फोकस होता है टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एड्रेसिंग द इकोनॉमिकली इम्बैलेंस्ड, प्रमोटिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड चैलेंज एंड एड्रेस्ड फेस द डेवलपिंग कंट्रीज। और कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस को भी एड्रेस करता है कि जो कंट्रीज डेवलप हो गई हैं फिर भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, तो उन कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को समझना और उसको टैकल करना, ये इसका मेन फंक्शन भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं G20 के मेन एजेंडा क्या क्या हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें G20 के मेन एजेंडा की, तो मेजर जो इसका इंटेंशन होता है, the major intention of the G20 is to provide the joint effort to measure the financial stability and economical growth and the development, especially to developing the industrialization region, the international forum, engagement of the major economy and the financial minister, and the cooperation of the central bank of the governor. The regional grouping of the G20 primarily emphasized to assess the microeconomy policy and the influence the global economy. The joint effort will be reduce the harmful methane emission and the mitigation of the global warming. तो इसमें 2 पॉइंट्स में इन्होंने डिस्कस किया। इसका जो मेजर इंटेंशन है, 2 कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन करना, एंगेजमेंट को बढ़ाना और जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है उन अनस्टेबिलिटी को बिना उस कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में बिना इंटरफेयर किए, इंटरनल अफेयर्स में बिना इंटरफेयर किए हुए उन कंट्रीज की हेल्प करना, और जिससे वर्ल्ड की ग्रोथ को अब मेजर किया जा सके और वर्ल्ड की ग्रोथ की तरफ हम जा सके। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बात करी जो मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसीज होती है, जो हमारे वर्ल्ड को ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पे वार्म करती है, ग्लोबल लेवल पे हार्म करती है, तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना और उनको मैक्रो उनके लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट करवाना कि जिससे कम से कम एमिशन हो सके और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को हम लोग वो कर सके, टैकल कर सके। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो G20 लीडरशिप प्लेड्स टू वैक्सीनेट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगेंस्ट द कोविड-19 द वायरस बाय द मिडल 2022। तो G20 की लीडरशिप हमारे इंडिया को इसलिए भी मिल पाई है क्योंकि जो कोविड-19 का जो समय था, उस 19 के समय पे इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और इंडिया, ये चीज इस बात को शो करता है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिस तरीके से कोविड-19 के समय पर फाइनेंशियली क्राइसिस देखने को मिला अमेरिका में, यूएस में, लेकिन वो लोग वी शेप इकोनॉमी में कभी भी ग्रोथ नहीं दिखा पाए। हमने देखा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सडनली गिरी, लेकिन इंडिया ने रिकवर कर लिया एकदम वी शेप में इंस्टेंटली। अगर हम देखा जाए तो जो इंडिया की ग्रोथ इस तरीके से गिरी और इस तरीके से उठ गई, लेकिन बाकी कंट्रीज की ग्रोथों को हमने देखा वो इस प्रोजेक्शन में गिरी थी और इस प्रोजेक्शन में उठी थी। तो इंडिया को हम वी शेप इकोनॉमी में काउंट करते थे। हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिले थे जब कोविड-19 का समय था। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द मेजर इकोनॉमी सस्पेंडेड टू द डेब्ट पेमेंट। तो हमने नोटिस किया था कि जो पेंडेमिक के समय पे बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स थी वो डेब्ट पेमेंट में वो लोग डूब चुकी थी। G20 summit is to take place in 2018 in Argentina, expanded the ambitions of the G20 agenda to stress the sustained development. At 2016 the G20 summit in China, 2016 में जो समिट हुई थी वो चाइना में हुई थी। टू फोकस वाज टू अडॉप्ट द पेरिस एग्रीमेंट इन द क्लाइमेट चेंज। और जो चाइना में हुई थी उसका मेन फोकस था पेरिस एग्रीमेंट में फोकस करना। इससे पहले जो 2018 में ये समिट हुई थी, वो जो 2018 में हुई थी वो अर्जेंटीना में हुई थी
और इसकी जो मेन थीम थी, जब इंडिया में वो हुआ था तो इंडिया में एक एक जो वो था टाइटल, उसका नाम था वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया वर्ल्ड की साउथ पावर बनने के लिए एलिजिबल है। तो G20 प्रेसिडेंसी जो थी वो एम्फेसाइज करती थी लाइफ को। लाइफ का मतलब होता है LIFE, कहाँ गया, LIFE, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव था, जिसकी फुल फॉर्म थी लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। लाइफ को इस तरीके से अडोप्ट किया जाए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो और इसके बाद हमने अमृत काल को भी रिप्रेजेंट किया था, जहां पर आजादी का अमृत काल मनाया गया था, 71st इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी को मनाया गया था इस बार हमारे। और हमने ये नोटिस भी किया था कि जो G20 जो 2022 में हुई थी, और जो 2022 में G20 हुई थी उसके बारे में हमने देखा था कि ये 15 नवंबर 2022 में हुई थी, जो कि बाली में, और बाली जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है। और इसमें हमने फोकस किया था 3 इश्यूज के ऊपर। इसके जो टाइटल्स थे, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन। और 2021 की जो है ना, 2022 की हमने इंडोनेशिया में देख लिया। 2021 के बारे में हम देखते, जो प्रेसिडेंसीज है वो इटली के पास थी, जिसका जो मेन थीम थी वो पीपल, प्लेनेट और प्रोस्पेरिटी थी। और हमने देखा 2030 तक जो इंडिया है वो 5.9 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बनकर उभरेगी, जो कि ये साबित होता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए रेडी है। और इससे जन भागीदारी जो है हमें देखने को मिली है कि जन भागीदारी, जो लोगों की जो भागीदारी है यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। अब की फैक्टर्स जो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसका मेन की फैक्टर था स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एसिलरेटिंग प्रोग्रेस को मेंटेन करना था। ग्रीन डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना था। मल्टी इंस्टीट्यूशन 21st सेंचुरी में एसिलरेट करना था। और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से बिल्ड करना इसका मेन रीजन था। और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इन्होंने MSCs को भी एम्पावर्ड करने की बात करी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन की बात की। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इकट्ठा करी थी। लाइफ के बारे में हमने बात किया, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, जो कि इनिशिएटिव था इन्वायरमेंट की तरफ। जेंडर इकोनॉमी, गर्ल्स को एम्पावर करने की भी बात यहाँ पर करी गई थी। और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया बिकम टू द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी हमने बात करी, और इनके डाटा की भी बात करी, जो इंडिया जो है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरी है। उसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया है, G20 के बारे में इतना ही है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि साइडलाइंस है। इन्होंने भाषिनी ऐप्स को लॉन्च किया था G20 के समय पे, जो कि ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड द लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इंडिया में लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। देखो, हमें कहने का मिलता है कि इंडिया में हर 100 किलोमीटर पर जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है। तो लोगों की भागीदारी, लोगों का जो कनेक्शन है वो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ब्रेक ना हो, इसीलिए हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम था भाषिनी ऐप, जो कि लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए था, जहां पर इंडिया की मैक्सिमम लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाया जा सकेगा और समझा जाया जा सकेगा। और G20 की जो इंडिया में समिट हुई थी, यहाँ पर फिर से G20 वाला टॉपिक आ गया। तो G20 की जो न्यू दिल्ली में समिट हुई थी, इसके 5 की आउटकम देखने को मिले थे। पहला जो था वो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को लेकर, दूसरा एक्शन प्लान ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हाई लेवल प्रिंसिपल ऑफ द एंटी करप्शन। फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया था, सपोर्ट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिफ्थ पॉइंट, रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये तरीके की बात हुई है इन्होंने। और G20 में ये बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करने के लिए इन्होंने GI टैग का इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारी जैसे सोइल्स, जो सोल थे, है ना, उन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए GI टैग वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। देखो, जो 5 आउटकम थे न्यू दिल्ली समिट में, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। हाँ, तो G20 के बाद हमने देखा जो मिलेट के बारे में भी कुछ न्यूज हमारे यहाँ पर नोटिस करने को देखी थी हमने,
जो मिलेट के बारे में चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई थी, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी बनाया गया था हमारे आसपास के समय पे, और मिलेट को एक फ्यूचर की तरह देखा गया था। जो मिलेट्स हैं वो एक ओल्डेस्ट ग्रेन की तरह देखे गए, एंसेंट ग्रेन की तरह देखा गया, जिसको महर्षि के नाम से जाना गया। और मिलेट्स एक इस तरीके की फसल होती है, इस तरीके की क्रॉप्स होती है जो कम पानी में और कम प्रोडक्टिव लैंड्स में इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको एक मोटे अनाज के नजरिए से देखा जाता है, जिससे हाई बीपी जैसे केसेस और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं हमें मिलेट्स के साथ। तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए ये जो मिलेट्स से लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हमें G20 की मीटिंग्स में देखने को मिली। मिलेट्स जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों के लाइफस्टाइल को सुधारने की बहुत बड़ी एक लाइफ मिशन के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इतनी बातें की हुई है। अगर हम आगे बात करें इसके बाद मिलेट्स के बाद, तो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है ग्रीन डेवलपमेंट रोड मैप एंड द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ऑल ओवर इसमें दोबारा से लाइफ के बारे में डिस्कस किया है, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। अपने लाइफ को इस तरीके से गवर्न किया जाए, इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि हमारा लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और इन्वायरमेंट के साथ अगर हम मतलब सिंक्रोनाइज वे में अगर हम इन्वायरमेंट के साथ चलेंगे तो इन्वायरमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़े लेवल पर वर्क करेगा और बहुत बड़े लेवल पर हमारी सहायता भी करेगा, जिससे इन्वायरमेंट भी अफेक्ट नहीं होगा और ह्यूमंस भी अफेक्ट नहीं होंगे। तो इससे रिलेटेड जो फेजेस जो बात की हुई है, इन्होंने 3 फेजेस ऑफ द लाइफ की बात की है, और 3 फेजेस ऑफ द लाइफ स्टैंड फॉर, हमने बात की थी ना लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। तो पहला फेज है चेंज इन डिमांड में इस तरीके से चेंज किया जाए जो इन्वायरमेंट के साथ सिंक्रोनाइज हो सके। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन पॉलिसी, ठीक है ना। सप्लाई को इस तरीके से जनरेट किया कि हमें ज़्यादातर इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, और पॉलिसी को तो इम्प्लीमेंट करने की उतनी ही ज़्यादा आवश्यक है। और बस इन्होंने फिर अपनी जो G20 के अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा। लाइफ के बारे में इतना ही जानना है। लाइफ जो स्टार्ट किया गया है 2023 का ही एक इनिशिएटिव है जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे हम बात करें जो सर्कुलर वर्ल्ड, अच्छा हाँ, इन्होंने बात करी फिर से G20 इसके बारे में एक्सप्लेन की हुई है। अगर कोई भी चीज जो हमारे वर्ल्ड से हर एक व्यक्ति, हर एक देश एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो खुद एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। अगर हम बात करें, अगर किसी भी देश में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, 2 देश आपस में लड़ते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें दूसरे देश में या दूसरे सेक्टर में दिखाई देने को मिलता है। अगर सस्टेन वे में डेवलपमेंट को नहीं किया गया तो जो हमें सर्कुलर इकोनॉमी जो वर्ल्ड है हमारा, वो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हमें कोलैबोरेटिव वे से हमें अप्रोच करनी होगी जिससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सकें। यही वाली बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, लेकिन जो लैंग्वेज है उनका प्रयोग किया हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर हाँ, इंश्योरिंग द वुमन लीड द डेवलपमेंट ऑफ द नारी शक्ति वंदन अभियान। तो नारी शक्ति अभियान को यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया है। हमने बोला था ना, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुमेन्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा है। तो जिस तरीके से साइकिल को चलाने के लिए हमें आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहिए दोनों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए हमें दोनों पहियों की जरूरत होती है। तो इसलिए सस्टेन वे ऑफ डेवलपमेंट के लिए हमें जितनी जरूरत जेंडर इक्वालिटी की है उतनी ही जरूरत हमें बोथ रिप्रेजेंटेशन की भी है, जिसमें एक दूसरे की रिप्रेजेंटेशन को भी प्रमोट किया जा सके। आगे जो यहाँ पर डेवलपमेंट किया, भारत नेट इज द बैकबोन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। तो भारतीय नेट के बारे में रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में रिप्रेजेंट किया हुआ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में डिस्कस करता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड क्या क्या कंक्लूजन थे, इससे चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, है ना। पिछली वीडियोस में जो एडिटोरियल एनालिसिस है उसमें हमने डीप फेक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के बारे में बहुत गहरे लेवल पे डिस्कस किया हुआ है। आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे आधार को भी अफेक्ट कर सकती है, बैंकिंग सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है, बहुत सारे जो सिस्टम्स है उनको अफेक्ट कर सकती है। तो और इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं हालांकि, लेकिन हमने ज़्यादातर जो भी चीज़ें देखी हैं आज के समय पे वो मैक्सिमम इनसे चीज़ें जो हुई हैं वो मैक्सिमम लेवल पे गलत ही हुई हैं। आजकल बढ़ते हुए क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की वजह से। तो फिर योजना मैगजीन में इतना ही है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या ये चीज़ एथिकली सही है या नहीं है ना, ये वाली बात की हुई है इसमें, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एआई को लेकर, इससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या है, तो ऑल ओवर यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस की बात कर दी है। तो ये जो है योजना मैगजीन की रिप्रेजेंटेशन है। इससे रिलेटेड जितने भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो इन्हीं मैगजीन्स के थ्रू आपको लिखने की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर ट्रांजिशन इन इंडिया की बात की है, जो लाइफ है प्रोजेक्ट्स था, उसी से रिलेटेड ये भी चीज़ें हैं। इसमें कुछ रेगुलेटरी इश्यूज के बारे में बात कर रखी है कि इन्वायरमेंटल प्रोसेस को अगर बढ़ाया गया है ना तो इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं, है ना। और अगर समय रहते अगर नई, देखो दोस्त, अगर हम लाइफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते रहे और लाइफ के हुए हुए जो भी हैंगे पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए चले और किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें, तो ये एक लिमिटेशन की तरह भी उभर कर आ सकता है। क्योंकि जब प्रॉब्लम इनिशिएट होती है तभी हमें कुछ नए इनोवेशंस देखने को मिलती है। तो हमने ये देखा है कि जब जब प्रॉब्लम्स आई हैं तब तब हमारे जो वर्ल्ड ने कुछ इनोवेटिव किया है। जैसे कोविड-19 के समय पे भी हमारी इनोवेशन जो थी वो बढ़ी थी। हमें देखने को मिली कि कितने कम समय पर हमने वैक्सीन्स को जनरेट किया। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू वैक्सीन्स को जनरेट करना 12-12 साल, 13-13 साल तक तो वैक्सीन को जनरेट करने में समय लगता है। हालांकि हमने देखा कि कोविड-19 के समय पे हमने बहुत फास्ट तरीके अपनाए और क्लिनिकल ट्रायल को अचीव किया और बहुत जल्दी हमने वर्ल्ड ने वैक्सीन्स को जनरेट किया, फॉर्मूला जनरेट किया। हालांकि वैक्सीन को जनरेट करने के लिए हमने प्रोसेस पढ़ी हुई है क्लिनिकल ट्रायल की, जो कि 13 से 14 साल या कभी कभी 20-20 साल का क्लिनिकल ट्रायल चलता है। फिर वो वैक्सीन किसी ह्यूमन जनरेशन के लिए एलिजिबल हो पाती है कि वो वो जो ह्यूमंस है उस वैक्सीन को इनहेल कर सकें। तो इनोवेशन के लिए हमें प्रॉब्लम्स देखनी होती है और प्रॉब्लम ही इनोवेशन का एक दूसरा स्टेप है। हम कहते हैं ना कि पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उससे रिलेटेड थीसिस आती है, उस थीसिस से फिर सिंथेसाइज होता है, फिर उस सिंथेसिस का हमें एंटी सिंथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उस एंटीसिस का एंटीडोट आता है, फिर उस एंटीडोट से हम फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस प्रॉब्लम को फिर से हम उसकी सिंथेसाइज करने के लिए उसको प्रॉब्लम को हम दोबारा से सिंथेसिस करते हैं और फिर से उसका एक एंटीडोट आ जाता है। तो ये सब योजना मैगजीन की रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम बात करेंगे किसी दूसरी मैगजीन्स के बारे में अगर वो आती है। सो थैंक यू।